नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 5 दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांस की क्रांति के संबंध में अभी तक हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि फ्रांस में क्रांति कब और कैसे हुई। फिर हमने जाना कि फ्रांस में क्रांति के क्या महत्वपूर्ण कारण थे, तत्कालिक कारण किस तरह से महंगाई बढ़ी और लोगों को आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ा, जिस कारण से फ्रांस की जनता ने क्रांति की। लुई 16वें को फांसी दे दी गई। फ्रांस में 3 वर्गों में जो विभाजित समाज था, उनमें से जो तृतीय स्टेट्स था उसने इस क्रांति की शुरुआत की। फिर हमने पढ़ा फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की महिलाओं का योगदान, फ्रांस में किस तरह से जैकोबियन क्लब बना और भारत में टीपू सुल्तान ने भी उसकी सदस्यता ली थी। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। दोस्तों, दास प्रथा संसार में सबसे प्राचीन समय से ही ये विद्यमान है। भारत के इतिहास की बात करें अगर इस परिप्रेक्ष्य में, तो दास प्रथा का उल्लेख भारत में मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति के बाद जिन ग्रंथों प्रमाणिक ग्रंथों की बात करें तो मेगस्थनीज ने जब इंडिका लिखी, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में उसका बृहद जानकारी का एक स्रोत है किताब मेगस्थनीज की इंडिका। तो मेगस्थनीज ने ये बताया कि भारत में दास नहीं होते हैं, किंतु उसी के समकालीन चाणक्य ने एक और पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र में दासों का वर्णन किया गया है और कई तरह के दास बताए गए हैं। तो भारत में दास प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, क्योंकि उसके बाद मौर्यकालीन ही जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं उनमें भी दासों के साथ उचित व्यवहार करने की सलाह दी जाती है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, अशोक महान के द्वारा। तो इससे हमें जानकारी होती है कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। चलिए, जैसे जैसे इसमें बात होती है उसी के तरह हम भारत के संदर्भ में भी बात करते रहेंगे। तो दास प्रथा का उन्मूलन फ्रांस के संदर्भ में पढ़ते हैं। क्लास 9 फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलैप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानी में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, काफ़ी एवं नील की बढ़ती मांगों को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बने। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों में से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। तो दास मुक्ति के लिए जो 1794 की बात करते हैं, तो 1794 ईस्वी में दासों को मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे एक चित्र के माध्यम से दासों को मुक्ति का विवरण किया गया है। मनुष्य के अधिकार, नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमरीकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। ये चित्र में दर्शाया गया है कि दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, किंतु ये बहुत दिनों तक नहीं रहा। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने पुनः दास प्रथा को शुरू कर दिया। यहाँ पे एक शब्द आया नीग्रो। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं जिन्हें नीग्रो कहा जाता है। ये एक अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
तो अभी हमने दासों के बारे में पढ़ा। भारत के संदर्भ में दासों की स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भारत में सबसे पहले इस्लाम अफ़गान द्वारा आक्रमण किया जाता है, मोहम्मद गौरी भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराता है और भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका एक गुलाम, अब मनुष्य दास बनाए जाते थे, मनुष्य ही मनुष्य को खरीदता था। यह बहुत ही निम्न स्तर का एक मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवसाय था। तो मोहम्मद गौरी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि सम्राट बनता है। तो इससे पता चलता है कि गुलामों की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियां थीं वो भिन्न भिन्न थीं। मध्यकालीन भारत में गुलामों को शिक्षा अर्जित करने का अधिकार था। जो मालिक उन्हें खरीदते थे वो उनको शिक्षित करते थे, योग्य निपुण कुशल योद्धा बनाते थे, उनको शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत किया जाता था, जिनसे उनकी कीमत बढ़ जाती थी और दासों को बड़ी बड़ी कीमतों पर बेचा और ख़रीदा जाता था। आप देखेंगे जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो एक जो पहला वंश आता है तो गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश हो या उसके बाद भी जो रजिया सुल्तान, ये सारे लोग गुलामों के उत्तराधिकारी थे, सक्सेशन थे गुलामों के। तो एक तरह से गुलाम वंश की नींव पड़ी। भारत में जो गुलामों को रखने का स्थिति थी वो मुग़ल काल में सबसे भयावह थी। एक स्थिति के अनुसार मुग़ल काल में भारत में लगभग 30 लाख पुरुष और स्त्री दास हुआ करते थे राजाओं के राजमहलों में, और छोटे छोटे जो जागीरदार जमींदार थे उनके पास दासों की भरमार थी। बाद में जब दास प्रथा को पर अंतर्राष्ट्रीय बहस शुरू हुई तो 1790 से लेकर और 1820 के बीच में समूचे यूरोप और अमेरिका में कांग्रेस ने इसका विरोध किया और दासों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाई गई। जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्र थे वहाँ पर 1833 में दास प्रथा पूरे ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्रों में ब्रिटेन की संसद द्वारा दास प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया गया। किंतु भारत में दास प्रथा का पूर्णतः जो उन्मूलन है वो 1843 में हुआ। लॉर्ड एलनबरो जब यहाँ पे गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने उनके शासनकाल में कानून पारित करके भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद भारत में दासों का व्यापार खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। किंतु फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे जमींदारों और जागीरदारों के यहाँ पर दास बने रहे, जिन्हें बंधुआ मजदूरों के तौर पर प्रयोग किया जाता रहा। वैसे बंधुआ मजदूरी पूरी तरह से अवैध घोषित कर दी गई थी, लेकिन उसका उन्मूलन होते होते समय लगा। इवन अभी भी आप अगर बिहार के कुछ इलाकों में चले जाएं जहाँ पर अभी भी सामंतवादी, या बिहार या बंगाल में, तो वहाँ पे अभी भी बंधुआ मजदूर होते हैं जिनके से मजदूरी ली जाती है। ये बहुत ही गलत और निम्न स्तरीय आचरण है। हमें दास प्रथा को सामाजिक बुराई के तौर पर लेते हुए जहाँ कहीं भी अभी भी ऐसा होता है उसका विरोध करना चाहिए। आगे बात करते हैं कि जो क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो जैसे ब्रिटिश या अमेरिका के जो नए कॉलोनी थी, उपनिवेश थे, जहाँ पर अगर ऐसे बात करो तो मालदीव्स हो गया या इंडोनेशिया हो गया, या ईस्ट जो यूरोप में कुछ उपनिवेश थे, यूरोप के दक्षिणी अमेरिका में जो उपनिवेश थे, वहाँ पर प्रमुख जो व्यवसाय था वो खेती था। और खेती में काम करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जिस कारण लोगों को दास के तौर पर अफ्रीकी लोगों को जो बहुत मेहनती होते थे उनको ख़रीदा जाता था, जो वहाँ पर जाकर काम करते थे और वो बड़ी कीमतों पर वहाँ पर बेचे जाते थे। तो दासों का एक व्यवसाय था, ये एक तरह से दास व्यापारी होते थे जो इनकी देखरेख में दासों का व्यवसाय चलता था। तो दास प्रथा के अंतर्गत इतना ही। अब अगले चैप्टर में हम एनसीईआरटी की चैप्टर 6 में हम आपके लिए लेके आएंगे क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। जब फ्रांस में क्रांति चल रही थी तो वहाँ पर आम आदमी की ज़िंदगी का क्या स्तर था और वो लोग कैसे जी रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। और बने रहिए आप हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।